एवरीवन, स्टार्ट द टॉपिक भोजन के प्रमुख अवयव। मेन कंपोनेंट चल रहे थे भोजन के प्रमुख अवयव और कमी से रोग, ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। कार्बोहाइड्रेट पहले क्राइटेरिया देखा था, देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स ये क्लियर कर चुके थे। ऑलराइट, आज डिस्कस करने वाले हैं खनिज और वाटर, यानी कि जो जितने कंपोनेंट बताए थे उसमें से दो कंपोनेंट शेष रह गए। एक तो खनिज शेष रह गया है, दूसरा वाटर यानी पानी जल शेष रह गया। तो डिस्कस करते हैं खनिज पे। खनिज क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए खनिज है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सम्मिलित होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सूक्ष्म पोषक होते हैं, इनकी कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है खनिजों की। अब इनसे एनर्जी नहीं मिलती, यानी विटामिन और खनिज ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनसे एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये शरीर के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखेंगे आगे कि क्या क्या रोल होता है अलग अलग जो खनिजों का। अब इनको खनिज होते हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। खनिज में एक कैटेगरी आती है मैक्रो, यानी कि जो कि मैक्रो यानी ज़्यादा होता है, मैक्रो मिनरल्स। एक कैटेगरी आती है माइक्रो मिनरल्स की आती है, एक मैक्रो मिनरल्स की आती है। माइक्रो और मैक्रो, देखिए मैं फिर से बार बार स्पष्ट कर रही हूँ, गलती मत करके आ जाना। इट में भी पॉसिबल कि स्टेटमेंट आ सकता है। तो ऐसे खनिज जो कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस है वो सेम होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस मैक्रो मिनरल्स की इम्पोर्टेंस से कम नहीं होती है, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंस दोनों की बराबर है, लेकिन कुछ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं आपको पता ही होगा। कैल्शियम तो आप सभी ने सुना ही होगा, कैल्शियम की कमी है। मैग्नीशियम इसमें सम्मिलित होता है मैक्रो मिनरल्स में। देन इसमें सम्मिलित होता है सोडियम। ऑलराइट, सोडियम सम्मिलित होता है। एक आपने सुना होगा कि किसान बोलते हैं कि खेत में ये कमी हो गई है, तो ऐसे बोलते हैं कि NPK डाल दो, यानी कि पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये है कि मार्केट में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इनका जो मिलता है मिक्सचर मिलता है मार्केट में, तो ऐसा ही कहा जाता है कि NPK डाल दो। देन क्लोराइड इसमें सम्मिलित होता है ना, और सल्फर है वो इसमें सम्मिलित होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सम्मिलित होता है आयरन सम्मिलित होता है, जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सम्मिलित होता है। इसमें सम्मिलित होता है क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। ऑलराइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सम्मिलित होता है मोलिब्डेनम और मैग्नीज, ये इसमें सम्मिलित होता है। देन यहाँ पे जो फ्लोराइड है और आयोडीन है वो भी इनके अंदर जो है वो सम्मिलित होते हैं। ये मैक्रो और ये माइक्रो दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। अब इनका जो अलग फंक्शन है वो थोड़ा देख लेते हैं कि जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस मैक्रो में सम्मिलित है, फॉस्फोरस है, सोडियम है ना, क्लोराइड है। इनका क्या रोल है, इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है? तो ये मोस्ट ऑफ क्या है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस तो आपने सुना ही होगा कि दांतों एंड हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये जरूरी होते हैं। एंड बच्चों की ग्रोथ के लिए ये जरूरी होते हैं ना, बच्चों की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए ये मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। देन आगे डिस्कस करते हैं कि इनकी कमी से, देखो ऑलरेडी विटामिन में देख चुके हैं, कैल्शियम की कमी से आपने पढ़ा था कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स डिजीज होती है ना।
रिकेट्स डिजीज हो जाती है इनकी कमी से, ओस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है, ओस्टियोमलेशिया डिजीज। क्या आपने देखा है ओस्टियोमलेशिया डिजीज वृद्धों में होती है ना, हड्डियां टूटने लग जाती हैं, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। देन आगे डिस्कस करते हैं मिनरल्स की, आयोडीन की। आयोडीन मिनरल्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की जरूरत ये होती है कि आपने थायराइड ग्रंथि का नाम तो सुना ही है, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उस थायरोक्सिन हार्मोन के थायरोक्सिन हार्मोन में ही आयोडीन होता है, यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, उस थायरोक्सिन हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में ये आयोडीन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में, तो कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? आयोडीन की कमी से आप सबको पता है गोइटर डिजीज हो जाती है। और सिंपल ऑलरेडी आई थिंक मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में बता चुकी हूँ, गोइटर डिजीज को क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। घेंगा रोग है ये, इसे बोलते हैं गोइटर डिजीज को। क्या होता है इस बीमारी में कि जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड यानी कि यहाँ पे गले में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, तो वो थायराइड ग्लैंड का वो फूलने लग जाती है, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाती है और गला है वो लटका हुआ सा रहता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। देन बात करते हैं आगे, सोडियम जो मिनरल्स है, पोटेशियम मिनरल्स है, क्लोराइड मिनरल्स है, इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? ये सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड, ये मिनरल्स हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है जो बॉडी में मतलब कि पानी है, वाटर है, वो कितना बनाए रखना होता है, कितना बनाए रखना होता है, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि वाटर, पानी, जैसे कि पानी का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं कि पानी पीजिए पानी पीजिए पानी पीजिए, ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं वाटर का, तो बॉडी है वो और हाइड्रेट की कंडीशन में आ जाएगी। तो ये मिनरल्स क्या काम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उन ट्यूब्यूल में ये ज़्यादा मात्रा में मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम किया जाता है, यानी कि यूरिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है ना। ये मिनरल्स इस प्रकार से काम करते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और देखिए अगर पानी की कम मात्रा है शरीर के अंदर, तो ये क्या काम करेंगे, ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर लेंगे, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का, उसको यूरिन की मात्रा को डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्या काम करते हैं ये, इन मिनरल्स का और काम होता है कि नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग है, तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, यानी कि संवहन होता है, तो उसमें भी ये आवेग है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना। देन आगे बात करते हैं, एक मिनरल्स है आयरन की। आयरन मिनरल्स है, वो सबने सुना होगा कि आयरन की कमी है, शरीर में आयरन की कमी है। क्या होता है, कैसे होता है आयरन की कमी, यानी आयरन क्या काम करता है? आयरन काम करता है जो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, कल भी चर्चा की थी हीमोग्लोबिन की कि एक परिवहन प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन सर्कुलेटरी प्रोटीन है, एंड हीमोग्लोबिन के बारे में ऑलरेडी ब्लड में चर्चा कर चुके हैं। तो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनमें आयरन है वो कोर कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन के संवहन में आयरन का रोल होता है, ऑक्सीजन के संवहन में। और अगर शरीर में आयरन की कमी हो गई तो कमी से क्या रोग होगा, आयरन की कमी से रोग होता है कौन सा, एनीमिया। एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है, यानी कि आयरन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स के रेफरेंस पे ही देखेंगे एनीमिया रोग कौन से मिनरल्स की कमी से होता है। एनीमिया रोग ब्लड की कमी से होता है, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं ब्लड की कमी से होता है, लेकिन मैं मिनरल्स के रेफरेंस में बता रही हूँ। तो आयरन रोग है वो एनीमिया मिनरल्स की कमी से ही, जो एनीमिया रोग है, एनीमिया डिजीज है, वो आयरन मिनरल्स की कमी से होगा। देन बात करते हैं आगे, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं इनके बारे में। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम मिनरल्स क्या काम करते हैं,
क्रियाएं हैं, यानी शरीर का जो नियमन, उपापचय क्रियाओं का मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, इनका रेगुलेशन करने का काम है, रेगुलेशन करने का काम है ये इन मिनरल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हुए आपके जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है जो टॉपिक के हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, क्या काम करते हैं, एंड इसकी इन मिनरल्स की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है। जैसे कि एनीमिया डिजीज होती है तो इसमें भूख नहीं लगती है ना, वोमिटिंग की शिकायत होती है। थायराइड में जैसे कि गले में स्वेलिंग आ जाती है ना, इस प्रकार की इनकी कमी से हड्डियां, जैसे इनका कार्य ही इनकी कमी को डिनोट, इनके लक्षण को डिनोट करता है, यानी हड्डियां टूटने लग जाती हैं। दांतों के विकास के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स की एनिमल की हानि होने लग जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है, बड़े विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है इनको, कि आप खुद ही समझ जाते हो। देन एक मैन कंपोनेंट होता है वाटर, मैन कंपोनेंट है वाटर है, उसके बारे में देख लेते हैं। वाटर है ना, जो कि भोजन के प्रमुख अवयवों में मैन कंपोनेंट है। वाटर है ये जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वाटर बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और मेजर में सम्मिलित होता है, मेजर में ये सम्मिलित होता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, वाटर है वो मेजर में सम्मिलित होता है और यानी मैक्रो में सम्मिलित होता है ऑलरेडी। एंड वाटर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो कि है ना, वाटर बच्चों की जो बॉडी होती है उसका 75% वाटर से बना हुआ होता है। बच्चों की बॉडी है उसका 75% भाग है वो वाटर होता है। एंड जो अडल्ट होते हैं उन अडल्ट का 60% भाग है वो वाटर होता है, यानी 60% भाग है वो वाटर से निर्मित होता है। क्या वह करता है, बहुत सारे कार्य हैं, हर कार्य में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन जो मैन थोड़ा वो देख लेते हैं कि वाटर डाइजेशन में है। बिल्कुल सही बात है कि डाइजेशन में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी पाचन की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑलराइट, और क्या काम है वाटर का, और काम यह है कि एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट रोल है वाटर का, एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। टेम्परेचर मेंटेन करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। तापमान नियमन में जो है वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। एंड और क्या काम है वाटर का, और काम है कि ये जो है वो आपकी सोल्यूबल के रूप में, यानी किसी भी चीज़ को मिलाओ तो ये सोल्यूबल के रूप में ये वाटर है वो जैसे कि जब ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में तो ये एक विलायक के रूप में वाटर है वो बॉडी में काम आता है। तो ये वाटर के मेन फंक्शन हुए। कैसे कैसे इंटेक करते हैं, मेन तो यही है कि वाटर लो, पानी बाहर से पीते हैं, उससे उसकी पूर्ति बॉडी में कैसे पूर्ति होती है, यानी बाहर से पानी लेते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है। देन चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो वहाँ से वाटर की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में कुछ फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स में भी बहुत, जैसे तरबूज है, तरबूज में 95% वाटर होता है, तो उस वाटर वहाँ से फ्रूट से उनकी पूर्ति हो जाती है। एंड ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन वाले चैप्टर में, तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे भी वाटर है वो थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है। एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका रफेज का, रफेज का। हालांकि ये आहार को वैसे अलग से आहार नहीं है, रफेज, रफेज को बोलते हैं रुक्षांश, रुक्षांश ना रफेज, ये एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए ये क्या है, रफेज जो है वो आपका जो कि भोजन होता है, आहार होता है, उसका एक उसके अंदर ही जो रेशेदार भाग होता है उसको रफेज के नाम से जाना जाता है, रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रेशेदार पार्ट जैसे कि सलाद लेते हैं, दलिया लेते हैं, तो इनमें ये जो है रफेज उपस्थित होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसके अंदर मेनोसेलुलोज होता है। रफेज में क्या सम्मिलित होता है, रफेज में सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है। और इसका क्या कार्य होता है, कार्य ये होता है कि
टूल को आसानी से पास आउट कर सकते हैं बॉडी से, इम्पोर्टेंट वर्क होता है। एंड रफेज है यानी कि फाइबर युक्त पदार्थ, मान लीजिए आप फाइबर युक्त जो पदार्थ लेते हैं, कुछ भी सलाद लो, सलाद में या छिलके वाली जो चीज़ होती है ना, जिसका छिलका खाते हैं, ऑल राइट, अंडरस्टैंड, तो उसमें रफेज है वो उपस्थित होता है। तो यानी कि सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है। अब क्या काम करता है सेलुलोज की, स्टूल को आसानी से पास आउट करने का काम करता है, एंड कब्जे नहीं होने देता है, ये इनके फंक्शन है। एंड डाइजेशन की जो डाइजेशन होता है उसको आसानी से करता है, यानी कि जो उसको एकदम क्लियर बनाए हुए रखता है। उस डाइजेशन में जो पार्ट होते हैं उनको यानी उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये कुछ काम होता है, और इसको तो भोजन में इंक्लूड करना ही करना चाहिए, जो अभी मैंने कंपोनेंट बताए हैं इनको। तो ये होता है भोजन की प्रमुख अवयव। कमी से रोग इनके साथ में ही डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन देखा था, एंड देन मिनरल्स में भी देखा है कि कौन कौन से मिनरल्स की कमी से कौन से डिजीज होते हैं। अब आपके इसमें भोजन के प्रमुख अवयव, कमी से रोग, एंड जो अलग कॉन्सेप्ट बचा है इसी में, ये है संतुलित भोजन, संतुलित आहार। एक लेक्चर और होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।